एक राजा है जिसे उसकी प्रजा दिलो जान से चाहती है, लेकिन उसने एक भूल कर दी अपने सेनापति पर हद से ज़्यादा विश्वास करके। बदले में उसको अपना सब कुछ गंवाना पड़ा, अपना साम्राज्य, अपना परिवार और अपनी प्रजा। और इस राजा का राजस्थान और दिल्ली से क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो मैं विकास आर्य आपका स्वागत करता हूं क्लिक कॉन्सेप्ट की हिस्ट्री की इस क्लास में। आज हम बात करेंगे जालोर के चौहानों के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जालोर के चौहान। तो आपको पता होगा कि जो राजस्थान की आकृति है ये चतुर्भुजाकार है, ठीक है। यह पतंग नुमा आकृति है राजस्थान की, ठीक है। और राजस्थान को इस प्रकार ये एक लाइन है, ये है पर्वतमाला, ठीक है। ये सबसे पुरानी पर्वतमाला है, राजस्थान को ऐसे दो भागों में काटती है। और यहाँ पर है आपका जालोर, यहाँ पर है आपका जालोर प्रदेश। तो हम बात करते हैं जालोर का नाम कैसे पड़ा और किस किस से हम के बारे में हमें इसके बारे में पता लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि महर्षि जवाली के नाम पर इसका नाम जवालीपुर पड़ा था पहले, और ये चीज़ हमको पता लगती है बिचौलिया शिलालेख के माध्यम से। बाकी जहाँ पर जाल वृक्ष की भी बहुत ज़्यादा अधिकता है, इस वजह से भी इसका नाम जालोर पड़ा, ये भी बोला जाता है। जालोर का जो दुर्ग है उसके यहाँ पर कई सारे नाम लिए जाते हैं। एक है सुवर्णगिरी, कांचनगिरी और सोनगिरी। सुवर्णगिरी, कांचनगिरी और सोनगिरी नामों की वजह से ही यहाँ के चौहानों को सोनगरा चौहान कहलाते हैं। यहाँ के चौहान सोनगरा चौहान कहलाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि सोनगरा चौहान कहाँ के चौहान कहलाते हैं। तो जालोर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाते हैं। अब बात करते हैं जालोर की स्थापना की। तो जालोर का संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान। इसकी स्थापना हुई थी 1181 ईस्वी के अंदर। अब कीर्तिपाल चौहान की थोड़ी हिस्ट्री खंगालते हैं हम। तो एक जगह थी नाडोल और वहाँ का राजा था अल्हण, और उस अल्हण का बेटा था कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान महत्वाकांक्षी राजा था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसलिए उसने एक दूसरे प्रदेश मेवाड़, जहाँ का राजा था सामंत सिंह और राजा का भाई था कुमार सिंह। तो कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ के राजा सामंत सिंह के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि उसको मेवाड़ जीतना था। तो इस युद्ध में सामंत सिंह की हार हो गई और मेवाड़ पर कीर्तिपाल चौहान का साम्राज्य हो गया। लेकिन इस चीज़ से मेवाड़ के निवासी, मेवाड़ के सामंत खुश नहीं थे। उन्होंने सबने मिलकर कुमार सिंह से गुहार लगाई कि मेवाड़ पे पुण्य आप अपना राज स्थापित किया जाए, किसी दूसरे को वहाँ पर राज न करने दिया जाए, क्योंकि कीर्तिपाल चौहान मेवाड़ के लिए एक भारी था। तो कुमार सिंह ने अपनी पूरी सेना को इकट्ठा करके वापस कीर्तिपाल चौहान पर आक्रमण किया। तो और कुमार सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने कीर्तिपाल पर आक्रमण करती है और उसे मेवाड़ व नाडोल क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर कर देती है, और तब जाकर ये जालोर की स्थापना करते हैं। तो कीर्तिपाल चौहान 1181 ईस्वी में जालोर क्षेत्र की स्थापना करते हैं। आपको यहाँ पर ये इतना ही पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कीर्तिपाल चौहान की उपाधियों की। तो कीर्तिपाल चौहान को यहाँ पर एक उपाधि मिली थी कि तू एक महान राजा, कि तू एक महान राजा। कि यहाँ पर कीर्तिपाल से आपको ध्यान में रह जाएगा कि कीर्तिपाल तू एक महान राजा, ये इसको उपाधि मिली थी। और उपाधि देने वाले थे मुहनोत नैणसी। मुहनोत नैणसी एक बहुत ही अच्छे कवि और लेखक थे, ठीक है। उन्होंने इसको ये उपाधि दी थी। और मुहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? मुहनोत नैणसी को। और ये राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी थी मुंशी देवी प्रसाद शर्मा ने, मुंशी देवी प्रसाद जी ने। और मुहनोत नैणसी के अगर ग्रंथों की मैं यहीं पर बात करूं तो उनके दो ग्रंथ काफ़ी फेमस है। एक है नैणसीरी ख्यात, दूसरा है मारवाड़ रा परगनारी विगत। ये दो ग्रंथ पूछे जाते रहे हैं एग्जाम के अंदर। अब कीर्तिपाल चौहान के बाद के शासकों की बात करें तो यहाँ पर समर सिंह, उदय सिंह
और चाचिंग देव और उसके बाद सामंत सिंह यहाँ पर शासक रहे। यहाँ पर सामंत सिंह का पुत्र है कानन देव चौहान। ये जो जालोर क्षेत्र है उसका सबसे प्रतापी राजा माना जाता है कानन देव चौहान। तो यहाँ पर जो ये तो 1, 2, 3 और 4 करके जो शासक आए हैं, इनके कर्म और इनके नाम को याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सामंत सिंह के जो पुत्र है कानन देव चौहान, उन्हीं के बारे में आते हैं। हमें उन्हीं की याद रखने की ज़रूरत है कि सबसे प्रतापी राजा थे कानन देव चौहान और संस्थापक कौन थे। ये 2 चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं हम कानन देव चौहान के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में। जो शुरू में मैंने जो 2 पॉइंट बोले थे उनको सार्थक करने की कोशिश करते हैं उसके माध्यम से। तो जो कानन देव चौहान थे उनका जो शासनकाल माना जाता है 1305 से 1311 ईस्वी के मध्य। लेकिन इनके पिताजी ने इनको जो सारी जिम्मेदारियां थी राजपाट की वो 1296 के अंदर ही सौंप दी थी। ठीक है। और 1296 में दिल्ली सल्तनत में कौन था जिसके साथ इनकी मुठभेड़ होती रहती थी, तो उसके लिए हमें दिल्ली सल्तनत की तरफ जाना पड़ेगा। तो दिल्ली सल्तनत की बात करें 1206 से 1526 के मध्य, तो सबसे पहले यहाँ पर था गुलाम वंश। गुलाम वंश ने राज किया यहाँ पर 1206 से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था, इसलिए इसको गुलाम वंश के नाम से जाना गया। इसके बाद खिलजी वंश स्टार्ट होता है। खिलजी वंश स्टार्ट होता है 1290 से 1320 ईस्वी के मध्य, और खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद, कैसे भतीजा भी था और दामाद भी था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी 1296 में अपने जो राजा थे जलालुद्दीन खिलजी, उनको मारकर वहाँ का शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था। तो हमें अलाउद्दीन खिलजी इधर दिल्ली में शासक था और उधर जालोर में कानन देव थे, तो उनके बारे में हमें बात करेंगे। खिलजी वंश के बाद तुगलक, सैयद और लोधी वंश भी आते हैं 1526 तक। उसके बाद बाबर के बाद मुग़ल काल स्टार्ट हो जाता है। बाबर 1526 में आक्रमण करता है इसके बाद से। तो यहाँ पर राजस्थान की थोड़ी भौगोलिक परिस्थितियाँ समझने की कोशिश करते हैं। ये भारत का मैप है, यहाँ पर आपका गुजरात है, यहाँ पर ये राजस्थान का मैंने थोड़ा बनाया है पतंगाकार, और यहाँ पर आपका जालोर है और यहाँ पर मेवाड़ है। इधर दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन है, 1296 की यहाँ पर बात हो रही है, अलाउद्दीन खिलजी का शासन है। तो होता क्या है कि सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं हम। ये एक घटना की बात कर रहा हूँ मैं जो 1299 ईस्वी में घटित होती है। दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन है और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति है, एक है उलूग खां और दूसरा है नुसरत खां। दूसरी तरफ जालोर में राजा है कानन देव और मेवाड़ में राजा है समर सिंह। इसके अलावा गुजरात में जो राजा है वो है करण बघेला। तो उस समय गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था वो बहुत ज़्यादा फेमस था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा आक्रमण होते रहते थे धन के लालच में, उसको लूटने के लालच में, क्योंकि पहले के लोग अपना सारा धन मंदिरों में इकट्ठा करके रखते थे। इसलिए जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो उस धन को लूटने के लिए बार बार भारत पर आक्रमण करते रहते थे। और अलाउद्दीन खिलजी को भी ये चीज़ पता थी, तो उसने भी सोचा कि सोमनाथ मंदिर को लूटा जाए। तो उसने अपने 2 सेनापति उलूग खां और नुसरत खां को इसकी जिम्मेदारी दी। तो उलूग खां और नुसरत खां एक बड़ी सी सेना लेकर गुजरात की तरफ कूच कर गए आक्रमण करने, लेकिन रास्ते में वहाँ पर मेवाड़ पड़ गया। तो मेवाड़ से होकर गुजर रहे थे तो समर सिंह के ही एक दरबारी मंत्री थे निम्बा, उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि समर गर्मी, और गर्मी में हम क्या पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, तो यहाँ पर निम्मा आपको वहाँ पर याद रह जाएगा। तो निम्मा ने देखा कि जो मुस्लिम शासक है अलाउद्दीन खिलजी, उसकी सेना हमारे राज्य से जा रही है, तो उन्होंने समर सिंह को इसके लिए युद्ध करने के लिए उकसाया और समर सिंह ने अपनी सेना लेकर उस गुजर रही सेना पर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण करने के दौरान उनका जो मेन उद्देश्य था गुजरात को लूटना, जो दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी, तो उन्होंने कहा कि चलो संधि बंदी या समझौता करके यहाँ से निकलते हैं और वरना इस मुकाबले में हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि समर सिंह को एक
टैक्स दे दिया, वहाँ पर कुछ अमाउंट दे दिया और उसको एक तरह से संधि करके वहाँ से आगे निकल गए। इसके बाद उन्होंने गुजरात के कर्ण बघेला जो वहाँ का शासक था उसके साथ युद्ध लड़ा। यहाँ पर कर्ण बघेला की हार हो गई थी, ठीक है। और उन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा और वहाँ से जितना भी धन पैसा था सब लूट लाट कर, और वहाँ से कुछ मूर्तियाँ भी, उसको मूर्तियों को उन्होंने खंडित किया था और कुछ खंडित मूर्तियाँ सबूत के तौर पर वो वहाँ से लेके चल पड़े। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम वापस मेवाड़ से होकर जाएंगे तो फिर समर सिंह दोबारा आक्रमण कर देगा, उसको दोबारा टैक्स देना पड़ेगा। तो उन्होंने इस बार एक नया रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने सोचा कि इस बार जालोर से होकर चलते हैं। तो वो जालोर से गुजर रहे थे, तो इस बात की जानकारी कानन देव जी को लगी। तो कानन देव जी ने भी क्या किया कि उस पर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण करके कानन देव ने उनसे जो खंडित मूर्ति वो सोमनाथ से लेकर आए थे उसको छीन लिया, खंडित मूर्ति को उनसे छीन लिया। तो जो उलूग खां और नुसरत खां थे इसके बाद अपने अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुँचे और जो पूरी कहानी हुई थी 1299 में और 2 आक्रमण हुए थे, इनकी पूरी कहानी अलाउद्दीन खिलजी को सुनाई। तो ये एक घटना थी कि दिल्ली और जालोर के बीच टकरार की। 1-2 घटनाएं और हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अगली घटना घटित हुई थी 1305 ईस्वी के अंदर। तो देखिए क्या घटना थी उसके बारे में बात करते हैं। तो 1305 ईस्वी में जालोर है, जालोर का राजा है कानन देव और कानन देव के पुत्र है वीरमदेव। वीरमदेव के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही बलशाली थे, बहुत ही हैंडसम राजा थे। दूसरी तरफ दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी है और इस बार अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है वो है मुल्तानी। उसको हम मुल्तानी ही याद रखेंगे, इसका एक बहुत बड़ा नाम है, ये रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मुल्तानी याद रखो। ये मुल्तानी मिट्टी खाता था और लगाता था, ये मुल्तानी है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तानी को भेजा कि चलो जालोर पे आक्रमण करके आओ, क्योंकि उन्होंने हमारी सेना को रोका था, उस पर आक्रमण किया था, बदला लेकर आओ। तो 1305 में मुल्तानी अपनी सेना लेकर जालोर की तरफ बढ़ता है। तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसको हो जाती है रात। तो रात को क्या कर रही है कि सेना आराम कर रही है, क्योंकि पुराने ज़माने में रात को युद्ध नहीं लड़े जाते थे। तो इस प्रकार इस तरफ मुल्तानी की सेना आराम कर रही है और दूसरी तरफ कानन देव की सेना आराम कर रही है। तो याद रखने के लिए हम ऐसे कहानी बना सकते हैं कि रात को वो आराम कर रहे थे और रात को सोमरस पीने के बाद वो जो दुश्मनी थी वो ख़त्म हो गई और दोनों आपस में एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उनके बीच एक संधि हो जाती है। उन्होंने सोचा कि युद्ध में दोनों तरफ का नुकसान होगा, दोनों तरफ के आदमी मरेंगे, इससे अच्छा है कि कोई एक बीच का रास्ता निकाला जाए। तो उन्होंने आपस में संधि कर ली और इस संधि के मुताबिक मुल्तानी ने कहा भी कुछ हमें बदले में कुछ दो, तभी वो राजा अलाउद्दीन खिलजी खुश होगा, ठीक है। तो जालोर के जो राजा थे कानन देव, उन्होंने अपने पुत्र को उनके साथ भेज दिया कि आपके दरबार में रहेगा और अलाउद्दीन खिलजी की ये सेवा करेगा, ठीक है। तो संधि होती है और बेटे वीरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नियुक्त कर दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना होती है कि ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबार लगा हुआ है। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा है एकदम बीच में और अलाउद्दीन खिलजी बैठा है यहाँ पर दरबार में, चारों तरफ मंत्री वगैरह बैठे हैं। और जो पहली मंजिल होती थी दरबार की, उसमें राज दरबार की महिलाएं, वो पूरा राज दरबार का जो संचालन होता था उसको देखती थी। आपने मूवी वगैरह देखी होगी, उसमें भी ऐसा होता है कि ऊपर की जो पहली मंजिल होती है उसमें महिलाएं नीचे देखती रहती है, ठीक है। तो वीरमदेव जी यहाँ से आते हैं और यहाँ पर प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो उनकी नज़र जो उनकी अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी फ़िरोज़ा, उस पर पड़ती है और नज़र ही नज़र में दोनों में एक दूसरे के प्रति सम्मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार उनके बीच अंकुरित हो जाता है। तो होता क्या है कि फ़िरोज़ा को हो गया है प्यार। तो फ़िरोज़ा ने वीरमदेव को कहीं मिलने के लिए बुलाया और वीरमदेव को कर दिया प्रपोज। जब वीरमदेव ने इस घटना के बारे में अपने पिताजी को बताया तो पिताजी हो गए नाराज़। उन्होंने उसको वापस बुला लिया, वीरमदेव को वापस बुला लिया कि भाई साहब आपको भेजा किस लिए था और आप करने क्या लग गए, आपको आशिकी करने थोड़ी भेजा था, वापस आ जाओ। तो वीरमदेव को उन्होंने वापस बुला लिया। जब इस बात का पता फ़िरोज़ा को चला तो वो रोने लग गई, नाराज़ हो गई, खाना पीना छोड़ दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी को इस बात की भनक लगी कि ऐसा ऐसा हो गया है मेरी नज़रों के पीछे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फ़िरोज़ा से बात की तो फ़िरोज़ा ने कहा कि मुझे तो वीरमदेव पसंद है, मैं उसी से शादी करूंगी, वरना शादी करूंगी नहीं। तो अलाउद्दीन
खिलजी ने अपनी बेटी के दर्द को समझा और एक विवाहिक प्रस्ताव कानड़ देव जी के पास भिजवाया। लेकिन कानड़ देव जी ने अस्वीकार कर दिया। बोले आप तो तुर्क हो, आप तो मुसलमान हो और हम हैं प्योर हिंदू, तो हम कैसे विवाहिक प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। तो उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। तो ये जो दूसरा कारण था अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण करने का। तो हमने देखा कि जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दो कारण हो चुके हैं। पहला, गुजरात से लौट रही सेना पर आक्रमण करना, और दूसरा, विवाहिक संबंध को स्वीकार नहीं करना। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक दुर्ग के बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक था सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग पर कानड़ देव जी का अधिकार था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी पहले सिवाना दुर्ग जीतना चाहता था, क्योंकि कहा जाता था कि सिवाना दुर्ग है वो जालोर दुर्ग की चाबी है। अगर जिसके पास सिवाना दुर्ग है वो जालोर दुर्ग आसानी से जीत सकता है। तो सिवाना दुर्ग के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सिवाना दुर्ग था दोस्तों, ये बाड़मेर में स्थित है और ये हल्देश्वर की पहाड़ी पर सिवाना दुर्ग पड़ता है। सिवाना दुर्ग के अगर निर्माता की बात करूं तो वीर नारायण पवार सिवाना दुर्ग के निर्माता है। और सिवाना दुर्ग के दो उपनाम भी हैं, एक है जालोर दुर्ग की कुंजी और दूसरा है मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली। तो जब मारवाड़ की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम इस बात पर दोबारा चर्चा करेंगे कि मारवाड़ के दो राजा थे मालदेव और चंद्रसेन, उन्होंने इस सिवाना दुर्ग के अंदर शरण ली थी, इसलिए उसको मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली भी बोला जाता है। तो ये सिवाना दुर्ग के बारे में बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब घटना है 1308 ईस्वी की। तो 1308 ईस्वी में सिवाना था, वहाँ का प्रशासक था शीतल देव, और ये जो शीतल देव था ये कानड़ देव का भतीजा था। शीतल देव कानड़ देव का भतीजा था और शीतल देव का जो पुत्र था वो था सोम, उसका नाम था सोम। और शीतल देव के जो सेनापति थे उनका नाम था भावले पवार। दूसरी तरफ दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी था और अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक सेनापति नियुक्त किया था, एक बहुत ही कमाल के गुर्गे को। वो जिस भी युद्ध में जाता था जीतकर ही वापस आता था, तो उसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग को जिम्मेदारी सौंपी कि जाइए और सिवाना दुर्ग को जीत कर आइए। तो कमालुद्दीन गुर्ग एक बड़ी सी सेना लेकर आक्रमण के लिए चल पड़ा। तो उसने क्या किया कि पहले भावले पवार को बातचीत के लिए बुलाया कि देखो क्या पता संधि हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े। पहले ये होता था कि पहले संधि पर बात होती थी और संधि पर बात नहीं बनती हो तब युद्ध होता था। तो भावले पवार सेनापति था, उसको शीतल देव ने बात करने के लिए भेजा, लेकिन यहीं पर उन्होंने गलती कर दी, अपने सेनापति पर आवश्यकता से ज़्यादा विश्वास करके। उधर कमालुद्दीन बातों का बहुत अच्छा था, उसने बातों बातों में भावले पवार को फंसा लिया। उसने कहा कि अरे भाई साहब, आप कहाँ सेनापति बनने के लायक, आप तो राजा के लायक हो, आपको राजा बनना चाहिए, कहाँ सेनापति बने भटक रहे हो। तो उन्होंने उसको लालच दे दिया और भावले पवार उस लालच में आ गया। और भावले पवार ने क्या किया कि जितने भी दुर्ग के सारे गुप्त रास्ते थे वो कमालुद्दीन गुर्ग को बता दिए। और कमालुद्दीन गुर्ग ने क्या किया कि सिवाना की जो पेयजल था, जहाँ से सिवाना को पानी सप्लाई होता था, उसके अंदर गोरक्त भी मिला दिया। आपको भी पता है गाय कितनी पवित्र है हिंदुओं के लिए, तो उन्होंने उस पानी में गोरक्त मिला दिया। तो और भावले पवार को अपनी तरफ मिला दिया। तो इस युद्ध में इस प्रकार सेना ने गुप्त रास्तों से दुर्ग के अंदर प्रवेश कर लिया और दुर्ग जीत लिया। तो इस युद्ध में जो शीतल देव थे और सोमदेव थे, दोनों लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तो देखिए इस घटना का सार यही निकला है कि किसी भी अपने सेनापति वगैरह पर आवश्यकता से विश्वास नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब वो अपना पक्ष बदल ले, कब वो अपनी रास्ता बदल ले और आपको इतना बड़ा नुकसान सहना पड़े। तो इस प्रकार सिवाना दुर्ग पर कमालुद्दीन गुर्ग की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी का राज हो गया और सिवाना दुर्ग का उन्होंने नाम बदलकर खैराबाद कर दिया। ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है कि सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर उन्होंने क्या कर दिया, खैराबाद कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं, घटना है 1311 की। यहाँ पर अब वो पहुँच चुके हैं जालोर पर आक्रमण करने के लिए 1311 ईस्वी में। इस बार फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को भेज दिया वहाँ पर जालोर पर आक्रमण करने के लिए। और इस बार जालोर के राजा कानड़ देव, उनका पुत्र है विरम देव, और कानड़ देव के जो सेनापति है वो है धैया विका उनके सेनापति है।
इस बार फिर संधि के लिए, बातचीत के लिए दह्याविका गए। कानड़देव ने अपने सेनापति को संधि करने के लिए भेजा और इस बार फिर गलती हो गई दोस्तों। कमालुद्दीन गुर्ग ने बातों बातों में दह्याविका को फंसा लिया और उसको एक लालच दे दिया, बोला आप हमारी तरफ मिल जाओ और हम आपको जालौर का राजा बना देंगे। दह्याविका उनकी बातों में आ गए और उन्होंने अपने गुप्त रास्ते कमालुद्दीन गुर्ग को बता दिए। तो वहीं पुराना तरीका अपनाया कमालुद्दीन ने और दुर्ग जीत लिया जालौर का। तो इस युद्ध में कानड़देव लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। और दूसरी तरफ वीरमदेव ने क्या किया कि अपनी मौत उनको सामने नज़र आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि दुश्मन के हाथों से मरने से अच्छा है अपने हाथों से ही अपनी वीर गति को प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने अपनी कुल देवी आशापुरा माता के सामने कटार घोंप कर आत्महत्या कर ली। और इसके बाद जालौर का जो नाम था वो बदल कर दिया गया जलालाबाद। ठीक है, ये दोस्तों हमने जालौर की हिस्ट्री पढ़ी है। आगे भी वीडियो लेक्चर आते रहेंगे हिस्ट्री के इसी प्रकार के। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।